लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ये देखा था कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो हो रहा था उसमें जो हमें पैटर्न मिल रहा था उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो ब्राइटनेस थी वो मैक्सिमम थी और सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ थी वो भी बाकी जो सेकेंडरी मैक्सिमाज थी उनकी ट्वाइस थी। ये हमने देखा था। हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी पढ़ चुके, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ चुके। आज हम इस क्लास में इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। क्लियर है? सो अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कंपैरिजन बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कंपैरिजन। सो यहाँ हम जो एक टेबल के फॉर्म में कंपेयर कर रहे हैं, टेबल बना करके इस साइड में मैं जो लिख रहा हूं वो है इंटरफेरेंस, इस साइड में मैं लिख रहा हूं इंटरफेरेंस। और इस साइड में मैं जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं डिफ्रैक्शन। यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। इस साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कोई टू डिफरेंस लिखिए। तो फर्स्टली आप देखिए जो इंटरफेरेंस है उसमें से कम टू वेव्स होनी चाहिए और दोनों वेव्स दो अलग अलग सोर्सेज से, दो अलग अलग स्लिट से आ रही थी और वो सुपरपोज हो रही थी। उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा था? इंटरफेरेंस। लेकिन डिफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट से आने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट है वो जब आपस में सुपरपोज होती है तो उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? उनकी वजह से प्रोड्यूस होता है डिफ्रैक्शन। क्लियर? यानी आपको यदि ध्यान हो, जब मैंने आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताया था तो वहां ये बताया था कितनी स्लिट्स थी? 2 स्लिट्स थी। और यहाँ पे जब लाइट एक यहाँ से आ रही थी, दूसरी यहाँ से आ रही थी, ये सुपरपोज हो रही थी, तब जो पैटर्न बन रहा था उस पैटर्न को हमने नाम दिया था डिफ्रैक्शन। यदि ये दोनों सेम फेज में थी तो वहां पे नॉट डिफ्रैक्शन, सॉरी इंटरफेरेंस। जब ये यहाँ पे सेम फेज में थी तो उनको हमने बोला था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अपोजिट फेज में थी तो हमने इनको कहा था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये बात हमने जब डिफ्रैक्शन की बात की तो हमने साथ में यहाँ पे एक ही स्लिट मानी थी और यहाँ स्क्रीन लगाया था और ये कहा था इस स्लिट पे जो वेव फ्रंट होगा उस वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल किसकी तरह से एक्ट करता है? एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह से। और यहाँ से वेवलेट्स निकलती है, ये वेवलेट्स, सारी वेवलेट्स, और जब सुपरपोज होती है तो जो पैटर्न दिखता है वो कौन सा पैटर्न बनता है? डिफ्रैक्शन। सो फर्स्ट कंपैरिजन आप समझ गए होंगे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस कब होता है? जब वो दो जो वेव्स हैं कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जब एक दूसरे पर सुपरपोज होती है तब क्या प्रोड्यूस होता है? इंटरफेरेंस। और जब एक ही वेव फ्रंट से जो डिफरेंट वेवलेट्स है वो एक दूसरे पर सुपरपोज होती है तो क्या बनता है? डिफ्रैक्शन। सो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, when two waves of same frequency superpose, when two waves of same frequency, और कैसी वेव होनी चाहिए? कोहेरेंट वेव, coherent waves superpose on each other है ना? इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड होता है। क्लियर है? अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है? व्हेन secondary wavelets
फ्रॉम एक ही वेव फ्रंट से, सेम वेव फ्रंट, superpose on each other, diffraction produced, ये डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। क्लियर है? यानी एक ही वेव फ्रंट से आने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स और यहां पे अलग अलग स्लिट से आने वाली वेव्स, एटलीस्ट 2 वेव्स होनी चाहिए, है ना। अब देखिए सेकंड जो कंपैरिजन करने वाले हैं, ये तो फर्स्ट कंपैरिजन हो गया। सेकंड कंपैरिजन, यदि दोनों वेव की एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है? 0। क्लियर है? if the amplitude of both waves is equal, that means क्या कह रहे हैं आप, A1 is equals to A2 हो, then intensity is, then minimum intensity is 0। और यहां मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं होती। जैसे आपने ये कहा 101 सोर्सेज है आपके पास, 101 वेवलेट्स है, मान लीजिए 50 और 50 आपस में अपोजिट फेज में है, लेकिन 1 लेफ्ट हो गया, मिनिमम में कैंसिल तो कर गए लेकिन 1 एक लेफ्ट हो गया, तो मिनिमम जो इंटेंसिटी है वो 0 नहीं होती है। तो इन डिफ्रैक्शन मिनिमम इंटेंसिटी इज नॉट जीरो। क्लियर? ये डिफरेंस जो है ये इस तरह से, ये तो आपका कौन सा डिफरेंस हो गया? पहला डिफरेंस हो गया। ये दूसरा जो डिफरेंस है ये भी आप समझ गए। इसमें मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो सकती है, कौन से केस में? जब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो? इक्वल हो। लेकिन यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है बट 0 नहीं होती। अगला जो डिफरेंस है, यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स काम में लिया जाए तो यहाँ सभी ब्राइट फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म, ब्राइट और डार्क सब की जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या होती है? सेम होती है। क्योंकि फ्रिंज विड्थ के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। यदि लाइट की वेवलेंथ सेम है तो फ्रिंज विड्थ भी सभी फ्रिंजेस की विड्थ क्या होगी? सेम होगी। लेकिन कब? ये ध्यान रखना, गलत हो जाएगा नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स काम में लिया जाता है तब सभी फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ सेम होती है। यदि व्हाइट लाइट सोर्स काम में लेंगे सभी फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ सेम नहीं होंगी, क्योंकि उस केस में आपको डिफरेंट फ्रिंजेस मिलेंगे। विबग्योर वाले, विबग्योर में रेड की जो वेवलेंथ है मैक्सिमम है, तो रेड की जो फ्रिंज विड्थ है वो मैक्सिमम होगी। उस तरह से फिर बाकी की क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखिए, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स काम में लिया जाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट काम में ली जाती है तो सभी फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ क्या होती है? सेम होती है। सेम होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन है उसके लिए, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इज यूज्ड। क्लियर है? फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस इज यूनिफॉर्म। फ्रिंज विड्थ थर्ड है, फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस जिनको आप बैंड्स भी कह रहे थे, इज यूनिफॉर्म व्हेन मोनोक्रोमेटिक light source is used, light source is used। यहां पे सभी फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ क्या नहीं होती? सेम नहीं होती। सेंट्रल मैक्सिमा की क्या होती है? ज्यादा होती है। सेंट्रल मैक्सिमा हैज द मैक्सिमम विड्थ।
है ना। सो width is not same. Central maxima has the maximum width. सबसे जो मैक्सिमम विड्थ है वो किसकी होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की, आपने देखा था। ये थर्ड हो गया। अब देखिए इंटेंसिटी क्या सभी की सेम होती है? हाँ, यहां जो इंटेंसिटी होती है इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट फ्रिंजेस की क्या होती है, सेम होती है। इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इज द सेम या यूनिफॉर्म। लेकिन यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होती, किसकी होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, देन इट इज डिक्रीजेस। आगे की ओर चलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते हैं तो ये कम होती है। तो आप फोर्थ क्या कहेंगी, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इज यूनिफॉर्म। सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो सेंटर में फ्रिंज बन रही है उसकी बात कर रहा हूं, मैक्सिमा इज मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमा जो होती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। और सेंटर से दूर जाते हैं देन इट डिक्रीजेस। बाकी बाद में ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्लियर हो गया तो ये मैं यहां लिख रहा हूं, कौन सा, सिक्स्थ वाला ये इंटरफेरेंस है और ये क्या है, डिफ्रैक्शन है। तो इंटरफेरेंस की साइड में, इंटरफेरेंस की जो साइड में मैं यहां लिख रहा हूं कि पाथ डिफरेंस जब कितना होता है, व्हेन पाथ डिफरेंस, ये फिफ्थ पॉइंट, व्हेन पाथ डिफरेंस कितना होता है, n लैम्डा होता है, देन ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड। देन ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड। और यहां पे देखिए जब पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा होता है, देन मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड, मिनिमा इज फॉर्म्ड। मिनिमा बनता है यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम और यहाँ मैक्सिमम। हाइट का क्लियर है। और यानी यहाँ ये उल्टा होता है, देखा हुआ आपने, देखना आप दोनों को अलग अलग। यहाँ एन लेमडा था तब ब्राइट बन रही थी और यहाँ एन लेमडा पे क्या बन रही थी, डार्क बन रही थी। सिक्स्थ में आप ये कह सकते हैं व्हेन, यानी पाथ डिफरेंस, इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना मिल रहा था, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 मिल रहा था, देन क्या बन रही थी, डार्क फ्रिंजेस इज फॉर्म्ड। डार्क फ्रिंजेस इज फॉर्म्ड। कैसी फ्रिंज बन रही थी, डार्क। और यहां पाथ डिफरेंस कितना, 2n+1 लैम्डा बाई 2 पर कैसी बन रही थी, मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा इज फॉर्म्ड। सेकेंडरी मैक्सिमा इज फॉर्म्ड, जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से है। सो आपको ध्यान रखिए, कई बार पूछ लिए जाते हैं, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या कंपेयर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। सो नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आई हो सकता है, माइक्रोस्कोप हो गया,
टेलीस्कोप हो गया, ये सारे क्या हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो है रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है रिजोल्विंग पावर, ये देखिए, रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग पावर को डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो भी हम बात करेंगे उनकी। तो टॉपिक का नाम है जो हमें स्टडी करना भी, वो है रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजोल्विंग पावर है क्या, क्लियर? रिजोल्विंग पावर है दो काफी एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं, ये मान लीजिए ये एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको ये मानिए बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसे ही, और ये काफी दूर रखे हुए हैं और हमारे काफी क्लोज, ये एक दूसरे के काफी क्लोज है इस तरह से। अब ये कहा जाए कि मेरे को एक ही दिखाई देता है, दूर रखे हुए हैं, मैं नहीं पहचान पा रहा कि इनकी नंबर 1 है और 2 है, मुझे लग रहा है कि ये 1 ही है, यानी मैं इनको रिजोल्व नहीं कर पा रहा। रिजोल्व का मतलब है इसमें विभेद नहीं कर पा रहा मैं कि ये 1 है या 2 है, यानी मेरी आई की जो रिजोल्विंग पावर है वो अच्छी नहीं है। रिजोल्विंग पावर का मतलब है दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पाने की एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन हो सकता है? आई हो सकता है, आई से देख रहे हैं तो। माइक्रोस्कोप काम में ले रहे हैं तो माइक्रोस्कोप भी हो सकता है। टेलीस्कोप काम में ले रहे हैं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप भी हो सकता है। सो रिजोल्विंग पावर का मतलब हुआ दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पाने की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी को ही कहा जाता है उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्विंग पावर। आपने ये कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग रखे हुए हैं ऐसे, और इन दोनों के बीच का जो गैप है, लीनियर डिस्टेंस है, वो अभी 1 mm है, काफी दूर है मान लीजिए। मैं इनको 1 mm पे अलग अलग नहीं देख पा रहा, है ना। फिर मैंने कहा 2 mm किया, फिर भी मैं इनको अलग अलग नहीं देख पा रहा। फिर कितना किया? 3 mm किया, फिर भी मैं इनको क्या नहीं देख पा रहा, अलग अलग। फिर मैंने कहा इनके बीच के गैप मैंने 5 सेंटीमीटर कर दी, 5 सेंटीमीटर पे मैं अलग अलग देख पा रहा हूं। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है, ये इन दोनों के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस है, इसको बोला जाएगा क्या? लिमिट ऑफ रेजुलेशन। यानी मेरी आई के लिए लिमिट ऑफ रेजुलेशन 5 सेंटीमीटर हो गई। यदि आप इनके बीच की जो डिस्टेंस को 3 सेंटीमीटर पे भी अलग अलग देख पाते हैं, यानी इनके दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 सेंटीमीटर है, फिर भी आप देख पाते हैं, तो इसका मतलब आपकी आई की जो रिजोल्विंग पावर है वो बेटर है, क्योंकि सेपरेशन कम है तब भी आप उसको क्या कर पाते हो, अलग अलग देख पाते हो। तो यहाँ पे एक बात आती है जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजुलेशन। पढ़ना हमें क्या है? रिजोल्विंग पावर ही है, लेकिन इस रिजोल्विंग पावर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि लिमिट ऑफ रेजुलेशन क्या है। क्या टॉपिक का नाम है? लिमिट ऑफ रेजुलेशन। लिमिट ऑफ रेजुलेशन का मतलब क्या है ये समझिए आप। लिमिट ऑफ रेजुलेशन आपने कहा है ये या तो लीनियर सेपरेशन हो सकता है या एंगुलर सेपरेशन हो सकता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का। उस सेपरेशन पे उन ऑब्जेक्ट्स को किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सेपरेटली देखा जा सके। मैंने कहा ये दो ऑब्जेक्ट है ना, और इनको आप यहां से देख रहे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने जैसे मान लीजिए रखी हुई 2 सेंटीमीटर, आप यहां से देख रहे हैं। तो ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को तो बोला जाएगा कौन सा सेपरेशन? एंगुलर सेपरेशन। और ये जो सेपरेशन है ये वाला, इस सेपरेशन को कौन सा सेपरेशन बोला जाएगा? लीनियर सेपरेशन। देखो लीनियर सेपरेशन यदि कम है तो एंगुलर सेपरेशन भी कम होगा। यदि लीनियर सेपरेशन ज्यादा कर दिया, जैसे मान लीजिए अब ये ऑब्जेक्ट्स यहां रख दिए, तो ये भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सो ये दिस इज एंगुलर सेपरेशन। और ये जो है ये कौन सा सेपरेशन है? लीनियर सेपरेशन। मैंने कहा ये कहा 5 सेंटीमीटर है।
अब आप कह रहे हैं कि मुझे इनको अलग अलग देखने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, यदि 2 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस है, मान लीजिए मैं इनको अलग अलग नहीं देख पा रहा, तो मेरे लिए जो लिमिट ऑफ रेजुलेशन क्या है, 2 सेंटीमीटर है। और आप इनको 5 सेंटीमीटर पर देख पाते हो, यानी 5 सेंटीमीटर से कम के इनके बीच की डिस्टेंस है, तो आप इनको अलग अलग नहीं देख पा रहे, तो आपके लिए जो लिमिट ऑफ रेजुलेशन क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो रिजोल्विंग पावर बेटर किसकी होगी, यानी कौन अच्छे से विभेद कर पा रहा है, 5 सेंटीमीटर वाला या 2 सेंटीमीटर वाला? आपका आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। जैसे मैं 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे भी इनको पहचान लेता हूं, तो 1 सेंटीमीटर थी, मैं इनको नहीं पहचान पा रहा था, 2 करी तो भी मैं पहचान लिया मैंने, तो 2 सेंटीमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है, वो मिनिमम सेपरेशन है इनके बीच का, जिस सेपरेशन पे मैं इनको रिजोल्व कर पा रहा हूं। रिजोल्व करने का मतलब मैं इनको अलग अलग देख पा रहा हूं, सेपरेटली मैं देख सक रहा हूं, तो उस डिस्टेंस को, उस सेपरेशन को हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ रेजुलेशन। दूसरा क्या है, आप 2 सेंटीमीटर पे इनको अलग अलग नहीं देख पा रहे, आप कह रहे हो कि नहीं अभी भी कितना है, 1 ही है, 3 किया फिर भी आप कह रहे हो 1 ही है, 5 सेंटीमीटर कहा फिर आप कह रहे हो 2 है, यानी आपके लिए जो लिमिट ऑफ रेजुलेशन है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। लिमिट ऑफ रेजुलेशन का मतलब हुआ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी सीन सेपरेटली बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो मिनिमम सेपरेशन जिससे उन ऑब्जेक्ट्स को क्या किया जा सके, सेपरेटली देखा जा सके। तो रिजोल्विंग पावर किसकी अच्छी होगी, रिजोल्विंग पावर उसकी अच्छी होगी जो कम डिस्टेंस रखने पे भी, उनके बीच की दूरी कम होने पर भी उनको रिजोल्व कर पा रहा है, उनको देख पा रहा है कि वो 2 अलग अलग है। और रिजोल्विंग पावर अच्छी किसकी नहीं होगी, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा करने पे जो पहचान पा रहा है कि ये 2 अलग अलग है। तो अच्छी रिजोल्विंग पावर के लिए किसकी होगी, कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की होगी, जो काफी पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी क्या कह सके कि ये अलग अलग है, जो उनको रिजोल्व कर सके। रिजोल्व करने का मतलब उनमें विभेदन कर सके, उनको विभेद कर सके। क्लियर है? सो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ रेजुलेशन। लिमिट ऑफ रेजुलेशन में या तो ये क्या हो सकती है, एंगुलर से लीनियर सेपरेशन, या क्या हो सकता है, एंगुलर सेपरेशन। ये लीनियर सेपरेशन है, ये जो देख रहे हैं ये वाला, और ये कौन सा सेपरेशन है, एंगुलर सेपरेशन। सो हम डिफाइन करेंगे किसको, लिमिट ऑफ रेजुलेशन को, कि लिमिट ऑफ रेजुलेशन क्या होता है। ये होता है मिनिमम लीनियर सेपरेशन और कह सकते हैं एंगुलर सेपरेशन। सो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मिनिमम या स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट सेपरेशन, और कौन सा, लीनियर भी हो सकता है, लीनियर और एंगुलर separation between two objects at which they can seen separately by the optical instrument. They can seen separately by the optical instrument. अब आप ये समझ गए होंगे लिमिट ऑफ रेजुलेशन का मतलब। ये एंगल भी हो सकता है, एंगुलर सेपरेशन, और दूसरा कौन सा, लीनियर सेपरेशन। आपको ये तो पता है ही, यदि ये लीनियर सेपरेशन ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो एंगुलर सेपरेशन भी कम होगा। लीनियर सेपरेशन ज्यादा होगा ये, तो एंगुलर सेपरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बात करते हैं रिजोल्विंग पावर की। रिजोल्विंग पावर है क्या, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, रिजोल्विंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है क्या, 2 पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देख पाने की। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्विंग पावर क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी सेपरेटली 2 क्लोज ऑब्जेक्ट्स।
दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देख पाने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं क्या, रिजॉल्विंग पावर। तो अब हम रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन कर रहे हैं कि रिजॉल्विंग जो पावर है वो क्या होती है, जो कि हमें पढ़ना था। ये रिजॉल्विंग पावर क्या है, सो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं क्या, इट इज द एबिलिटी of an optical instrument to see separately two closed objects। दो पास पास रखे ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पाने की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। किसकी रेसिप्रोकल होती है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की क्या होती है, रेसिप्रोकल। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है जो उसको ये इनको अलग अलग कब रिजोल्व कर पा रहा है, जब मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर करता हूं तब वो अलग अलग रिजोल्व कर पा रहा है इनको, और एक है 2 पे नहीं कर पा रहा है, 5 सेंटीमीटर पे कर पा रहा है। तो एक की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 2 है और दूसरे की 5 है, दूसरा 5 ही रिजोल्व कर पा रहा है, इसका मतलब 5 वाले की रिजोल्विंग पावर अच्छी नहीं है। तो रिजोल्विंग पावर इसकी क्या होती है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की रेसिप्रोकल होती है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स रिजोल्विंग पावर इज द reciprocal of किसका, लिमिट ऑफ रेजुलेशन रिजोल्विंग पावर लिमिट ऑफ रेजुलेशन की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। लिमिट ऑफ रेजुलेशन कौन सी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, ये सेपरेशन ही तो होता है, ये सेपरेशन लीनियर सेपरेशन भी हो सकता है और एंगुलर सेपरेशन भी हो सकता है। अब आप कहेंगे लीनियर सेपरेशन है वो हमें कैसे, देखो यदि आप बात कर रहे हैं ये माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप में क्या नहीं मेजर कर सकते आप, एंगल मेजर नहीं कर सकते, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस इतनी कम होती है कि उनके बीच में यहाँ बनने वाला एंगल बहुत ही क्या होगा, कम होगा। तो माइक्रोस्कोप के केस में तो क्या मेजर की जाएगी, ये सेपरेशन डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस। टेलीस्कोप में हम क्या मेजर नहीं कर सकते, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को, जो ऑब्जेक्ट्स हमसे काफी दूर हैं, जैसे वो उनके बीच की दूरी डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते टेलीस्कोप के लिए। तो टेलीस्कोप के लिए क्या मेजर करना सही होगा, एंगल मेजर करना सही होगा। तो टेलीस्कोप के लिए हम क्या लेंगे, लिमिट ऑफ रेजुलेशन में एंगुलर सेपरेशन लिया जाता है, और माइक्रोस्कोप के केस में कौन सा सेपरेशन लिया जाता है, लीनियर सेपरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस। और टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट्स स्टार्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे मेजर करने जाओगे आप, नहीं, तो क्या मेजर किया जाएगा, एंगुलर सेपरेशन। तो रिजोल्विंग पावर है किसकी रेसिप्रोकल होती है, माइक्रोस्कोप के केस में आप कह सकते हैं डिस्टेंस की रेसिप्रोकल, और टेलीस्कोप में आप कह सकते हैं यहाँ जो एंगल बनता है उस एंगल की क्या होती है, रेसिप्रोकल। इस एंगल को हम बोलेंगे कौन सा, लीनियर एंगुलर सेपरेशन, और इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम कौन सा सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन। क्लियर है, सो ये नोट कर लिया ये लाइन, रिजोल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द लिमिट ऑफ रेजुलेशन। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे रिजोल्विंग पावर के लिए, ये नोट कर लिया तो आपने, ये नोट कर लिया। अब देखिए रिजोल्विंग पावर में जैसे आप किसी स्टार्स की बात कर रहे हैं, जैसे स्टार्स या कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स को मैं ये कह दूं, ये है मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने ये बना दिया, स्टार भी हो सकते हैं और कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये जो देख रहे हैं। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को तो हम कौन सा एंगल बोलेंगे, एंगुलर सेपरेशन है ये एंगुलर सेपरेशन है। क्लियर है।
और ये जो है वो कौन सा सेपरेशन है, लीनियर सेपरेशन है। लीनियर सेपरेशन को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एंगुलर सेपरेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं थीटा से। ये थीटा है, ये थीटा कौन सा सेपरेशन है, एंगुलर सेपरेशन। ये वाला एंगल जो है ये एंगल कितना है, थीटा है। अब आप ये देखें, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। हम मान लेते हैं व्हाट इज डी, डी इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डी वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आई हो सकता है, माइक्रोस्कोप हो सकता है, टेलीस्कोप हो सकता है, जिस भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं वो है। ये बात क्लियर है। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो देखो आप एक अजम्पशंस काम में लें, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल के लिए थीटा की वैल्यू काफी कम होगी, और ये काफी कम होने के कारण इसको हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं और इसको हम क्या मान सकते हैं, बेस मान सकते हैं। तो tan थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, L अपॉन डी, L अपॉन डी। ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मान लिया मैंने बेस डी। और फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, L अपॉन डी। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आ सकेगी वो हमारे पास क्या आएगी, थीटा की वैल्यू यहां से होगी L अपॉन डी। यानी यहां से हम जो थीटा की वैल्यू है वो क्या कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, L अपॉन डी। अब बात सुन, सर्कुलर जो अपर्चर होते हैं, और खास करके हमारे जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आई की बात करें, चाहे आप माइक्रोस्कोप की बात करें, चाहे टेलीस्कोप की बात करें, इनका जो अपर्चर होता है यानी जहां लाइट गिरती है उसकी शेप कैसी होती है, अपर्चर की लेंस का जो है वो भी स्फेरिकल होता है। लेंस लगा हुआ होता है ना माइक्रोस्कोप में, कैसा होता है, स्फेरिकल। टेलीस्कोप में लगा हुआ होता है वो भी स्फेरिकल, और आई के अंदर है उसका भी अपर्चर कैसा है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल अपर्चर के लिए मिनिमम जो एंगल जो होता है ना, फॉर स्फेरिकल अपर्चर यदि मैं कहूं, इट इज फाउंड, ये याद रखना आपको है ना, इट इज फाउंड, ये पाया गया है दैट, इट इज फाउंड दैट मिनिमम एंगल फॉर सर्कुलर अपर्चर वो होता है थीटा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, where d is diameter, where capital D is diameter of aperture। यानी ये पाया गया है कि मिनिमम एंगल है रिजोल्व करने का, जिनकी शेप क्या होती है, सर्कुलर होती है, उसके लिए मिनिमम एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। अभी मिनिमम एंगल यदि हम निकाल लेते हैं तो मिनिमम एंगल कौन सा सेपरेशन है, एंगुलर सेपरेशन। रिजोल्विंग पावर इस एंगुलर सेपरेशन की क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी, क्लियर है। रिजोल्विंग पावर है यदि हम निकालें तो इसका क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी एंगल की। लेकिन यदि माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप में आप ये एंगल नहीं निकाल सकते, क्लियर है। माइक्रोस्कोप के केस में क्या नहीं निकाला जा सकता, एंगल नहीं निकाला जा सकता, क्लियर है। तो फॉर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के लिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लेकिन फॉर माइक्रोस्कोप ये जो एंगल है, मिनिमम एंगल है, ये तो वैल्यू समझ में आएगी। थीटा की वैल्यू यहां से आई, थीटा की वैल्यू कैसे आई, ये भी मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिखूं तो वैसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं चाहे तो। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी L अपॉन डी फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, L अपॉन डी आ जाती है, ये L अपॉन डी। अब देखो
अब बात ये आती है कि फॉर माइक्रोस्कोप, फॉर किसके लिए, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के लिए ये देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इसको एल को रिप्लेस कर देता हूं किससे, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन। कौन सा सेपरेशन है ये, लीनियर सेपरेशन। एल, एल को मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, एस से, एस लीनियर सेपरेशन है। और ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है, ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे लेंस है तो लेंस से कहां रखा जाता है, फोकस के आसपास ही रखा जाता है माइक्रोस्कोप में। भाई इन्फिनिटी पे तो नहीं होता, टेलीस्कोप में तो इन्फिनिटी पे होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में या तो फोकस के इधर रखा जाएगा, फोकस के इधर रखा जाएगा, फोकस पे रखा जाएगा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कितनी दूरी पर रखा जाता है, ये जो डी होती है, ये डी कितनी होती है, फोकल लेंथ के इक्वल, क्योंकि इसको कहां रखा जाता है, यदि ये आपके पास में माइक्रोस्कोप है और ये ऑब्जेक्ट है तो इनको आप इंफिनिटी में जाके थोड़ी रखोगे, बहुत क्लोज रखते हो, है ना, और क्लोज कितना, फोकस के आसपास। तो ये जो डी डिस्टेंस है वो क्या होती है, एफ। सो मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल है वो कितना होगा, यहां देखिए एंगल की वैल्यू कितनी है, ये वाली एंगल की वैल्यू है, यहां से जो मिनिमम एंगल है वो आ जाएगा आपके पास एल की जगह इनके बीच का सेपरेशन गैप डिवाइडेड बाय एफ। अब एस समझ रहे होंगे ये क्या है, लीनियर सेपरेशन। मैं रेड पेन से लिख देता हूं, लीनियर सेपरेशन ये है, और एफ क्या है, फोकल लेंथ है, वेयर एस क्या है, ये लीनियर सेपरेशन है। अब देखो यहां हम लिखें बट थीटा मिनिमम, बट फॉर सर्कुलर अपर्चर, सर्कुलर अपर्चर थीटा मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, थीटा मिनिमम की वैल्यू होती है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। सो इन दोनों इक्वेशंस को काम में लेके देखो, ये थीटा मिनिमम ये, तो थीटा मिनिमम दोनों को इक्वल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एस अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। आपको क्या चाहिए, लीनियर सेपरेशन चाहिए, इसी को लिमिट ऑफ रेजुलेशन बोलेंगे ना, लीनियर सेपरेशन को ही हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे क्या, लिमिट ऑफ रेजुलेशन, है ना। लीनियर सेपरेशन ये मिनिमम लीनियर सेपरेशन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट ऑफ रेजुलेशन। सो यहां देखिए s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, क्या आएगी s की वैल्यू, इसको इधर ले जाइए 1.22 लैम्डा f डिवाइडेड बाय d, f डिवाइडेड बाय d, ये सेपरेशन आ गया। इस सेपरेशन को क्या बोला जाएगा, यहां ये सेपरेशन ही क्या है, ये सेपरेशन ही कहा जाएगा एंगुलर रेजुलेशन। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये बना लिया तो ये देखिए, ये मैं यहां रब कर रहा हूं इसको, ये देखिए यहां से आप ये कहें कि ये जो एंगुलर सेपरेशन है एस है, एस जहां पे क्या है, लीनियर सेपरेशन, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम लीनियर सेपरेशन है, जिस पे आप रिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एंगल मिनिमम तो ये भी लीनियर सेपरेशन है, इसको हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट लीनियर सेपरेशन है। और इसको क्या बोला जाएगा, इसको मैंने शुरू में डेफिनेशन लिखी थी, ध्यान है, लिमिट ऑफ रेजुलेशन। तो इसको क्या कहेंगे हम, लिमिट ऑफ रेजुलेशन। और रिजोल्विंग पावर है वो क्या होती है, रिजोल्विंग पावर है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजुलेशन, लिमिट ऑफ रेजुलेशन की रेसिप्रोकल होती है। तो जो रिजोल्विंग पावर है, रिजोल्विंग पावर वो देखिए यहां पे वो क्या होगी, लिमिट ऑफ रेजुलेशन यानी एस की रेसिप्रोकल होगी,
और s का रेसिप्रोकल करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा d डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा f, है ना, रिजोल्विंग पावर। आरपी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है क्या ये, रिजोल्विंग पावर। किसकी आई है ये, माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप की। तो डायरेक्ट हम थीटा को क्या कर सकते थे, इन्वर्स करके निकाल सकते थे, लेकिन थीटा एंगल निकालना माइक्रोस्कोप के केस में बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्मॉल एंगल बनता है, और टेलीस्कोप के केस में सेपरेशन निकालना, है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। सो यहां से आप देख रहे हैं कि जो रिजोल्विंग पावर है, यहाँ जो कंक्लूजन निकल रहा है वो वेवलेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी रेड कलर की जो रिजोल्विंग पावर है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो रिजोल्विंग पावर है वो रेड कलर की क्या होगी, कम होगी, है ना। इस तरह से वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो इसको नोट कर लीजिए।